ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चंद्रकांत, जल्दी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स बनवाओ और साइन करो। साइन जरूर होगा। लेकिन जायदाद ना, तलाक के कागजों पर। आपको ये घर, ये जायदाद किसी को भी देने की कोई जरूरत है चंद्रकांत साहब। आप कर दीजिए साइन। और आप ईश्वर का दिया हुआ इतना सुंदर जीवन खत्म करना चाहती है ना, तो ठीक है, 1 मिनट। तो ये लो, कर दीजिए आपकी खूबसूरत जिंदगी खत्म, क्योंकि ये तलाक अब होकर रहेगा। सर ने पक्का इस मुसीबत से निकलने का कोई प्लान सोचा है। मुझे इसका साथ देना होगा। ठीक है, करता हूं मैं साइन डिवोर्स के पेपर्स पे। दीजिए पेपर्स। मैंने अपना काम कर दिया उर्मिला, अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हारे साइन करते ही हमारा डिवोर्स फाइनल। समय बहुत कम है, चलो चलो बहुत तैयारी है। चल चल। ये क्या हो रहा है? सरू कैसे बीच में आ गई? क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग? मॉम, अब मैं क्या करूंगी? सच में तलाक हो गया तो? तेरा खेल खत्म। मेरे सरू पर अटैक करता है। हाँ? पर अटैक किया बता। क्या दुश्मनी तेरी उससे? मैंने कहा बोल, बोल, बोल। बता, बता तो। इसके कहने पे क्या बता? बता। वो मेरा दोस्त है, तूने उसे मारा तो मैं चुराने आ गया। मैं तो सिर्फ धमका रहा था, बीच में तू आ गया, चाकू तेरे को लग गई। धमका रहा था, मेरी पत्नी को धमका रहा था। मेरी सरू को डराने की कोशिश की तूने। सर प्लीज छोड़ लीजिए, ले चले जाए। थैंक गॉड, बच गई। कौन सा काम, कौन सी तैयारी? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? दादी साहब, चंद्रकांत साहब, चलिए 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 जल्दी चलिए। सब हो गया ना, गाड़ी आ गई ना। अब पार्वती, मालती, आओ जल्दी, शगुन का सामान लेके जाओ, गाड़ी में रखवा दो सब। जल्दी जल्दी में बस इतना ही हो पाया। दादी साहब, बस इतना ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी? चलिए जल्दी चलो चंद्रू चलो। मॉम, ये चंद्रकांत ने कैसे कपड़े पहने थे? और ये शगुन की थाली? ये भाग के कहाँ जा रहे हैं सब लोग? और कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी चलो, उनका पीछा करते हैं। चंद्रू, चंद्रू, यही वो मंदिर है जहाँ हर मन्नत पूरी होती है। तो शुभ काम में देरी कैसी, है ना? ये लोग यहाँ क्यों आए? वैसे भी अच्छा ही है ना कि आपका तलाक होने वाला है। आप उर्मिला जी के साथ खुश थोड़ी हैं। और अब वक्त बदल गया है। इस उम्र में नई जिंदगी शुरू करना, नया जीवन साथी पाना आजकल गलत ना माना जाता। हमारी नजर में आपके लिए कोई है जो आपको बहुत खुश रखेगी। अच्छा सरू, तूने ढूंढी है ना, तो फिर वो लड़की अच्छी ही होगी। चल आज लगे हाथों चंद्रू का रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। मॉम, चंद्रकांत शादी करने वाले हैं और सरू उनके लिए रिश्ता ला रही है। मॉम, अगर चंद्रकांत की शादी होगी तो मैं क्या करूंगी? नो 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 नो। सॉरी उर्मिला काकी साहब, जोर का झटका दिया है आपको, पर जरूरी है। दादी साहब की विरासत को गलत हाथों में ना जाने दूंगी मैं। सरू, ये हो क्या रहा है? अरे उर्मिला तो कुछ बोल ही नहीं रही, और आगे क्या करना है ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, हमारे को लगा था शादी का सिर्फ नाम लेना ही बहुत हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करेंगे? चंद्रकांत की शादी हो रही है तो दुल्हन कहाँ है? शादी वादी कुछ नहीं, बस
हमें डराने के लिए नाटक किया जा रहा है। खे करो, इस मंदिर में हमारा साथ देने वाली औरत कठे मिलेगी। मिल गई, आपके लिए बिननी मिल गई। मैं आपको मिलवाती हूँ ना, चलिए। ओह माय गॉड, मॉम ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हे रामनाथ जी बाबा, मासा की तबीयत ठीक तो होगी ना? सरू अब तक उन्हें छोड़कर वापस क्यों ना आई? सरू हम ठीक तो कर रहे हैं ना? जी हाँ, अब चलिए तुम्हारे साथ। अरे चलिए चलिए, लेकिन हम कहाँ जा कहाँ रहे हैं? तो सरू की बाबा सा की आवाज है, लेकिन वो अट्ठे। ये नहीं आपकी होने वाली दुल्हन, इन्हीं से होनी है आपकी शादी। अरे सरू लेकिन कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब ना। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए। मॉम, सर तो चंद्रकांत की सच में शादी करवा रही है और अब तो दुल्हन भी ले आई है। हमारे पर विश्वास रखो। सरू, हमारे को पता है थारी पसंद एकदम चोखी है। राम जी भला करे, हमारे चंद्रू का घर बस जाएगा और बहुत सुखी होगा। हमेशा खुश रहेगा बेटा। हाय, किसी की नजर ना लगे, खड़ी सुंदर जोड़ी लागे। ऐसा लग दो जैसे रामनाथ जी बाबा ने खुद ये जोड़ी बनाई है, खुद उन्हें साथ लेकर आए हैं। अब चलिए पंडित जी से बात करते हैं और रस्में शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए आइए डॉक्टर साहब। मायरी, और हमारे को माफ करते, दादीसा को हमारी बहुत बहुत जरूरत है। उनका परिवार बचाने के लिए हमें नाटक करना पड़ेगा। मायरी, तू बस कुछ बोलना मत और हमारे पर विश्वास रख। मायरी, अरे आ गए आप लोग, चलिए शादी शुरू कर दें, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ। लागे हैं अट्ठे सच में किसी की शादी थी और पंडित जी को लग रहा है कि वही जोड़ा है। जय रामनाथ जी बाबा कि सही टाइम पे भेजा इन्हें। अब ये नाटक और सच्चा लगेगा। यही जोड़ा है ना जिसकी शादी करवानी है? जी पंडित जी, मैं गठबंधन करवा देती हूँ। बस हमारा ये नाटक काम कर जाए। सरू ये क्या हुआ है? ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में सच में फेरे पड़ जाए। पंडित जी, रस्में शुरू करें? हाँ चलिए आप लोग बैठ जाइए। रुक जाओ। रुक जाओ, हटो। अरे ये शादी नहीं हो सकती। मैं इनकी बीवी जिंदा हूँ। और पंडित जी आप जाइए यहाँ से। नहीं होगी शादी, जाइए आप यहाँ से। उर्मिला, तुम ऐसे कैसे हमारे पंडित जी को भगा सकती हो? काकी साहब अठे, आप अठे क्या कर रही हैं? और आप तो चंद्रकांत साहब को तलाक देना चाहती है ना, तो अब आपको उनकी शादी से क्या दिक्कत है? ये पेपर्स, ये तलाक के पेपर्स हैं, इन पर तो साइन हो चुकी है। तो अब आपको क्या मतलब कि चंद्रकांत साहब क्या करे, किसके साथ शादी करे? अब चंद्रकांत साहब अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले, उनको नई बिंदड़ी मिली है और ये बहुत अच्छी। बाहर में जाइए डिवोर्स, बाहर में जाइए पेपर और बाहर में जाइए शादी। चंद्रकांत, मैं आपसे शादी नहीं तोड़ना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये जो कुछ किया मैंने मॉम के कहने पर किया है। सच में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। उर्मिला, अब तो बहुत देर हो चुकी है। हम अपनी जुबान दे चुके हैं। शादी तो नहीं हुई है ना पप्पी जी? सो प्लीज चंद्रकांत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। ये शादी मत कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम माफ कर लेंगे ना? अपनी शादी को बचाने के लिए जो कुछ होगा मैं करूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यही बात जब मैंने तुमसे कही थी तब तो तुमने नहीं माना ना उर्मिला, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम अब जाओ जाओ कोर्ट में जाओ, लड़ो पैसों के लिए, जाओ। जाने दो उर्मिला। और चंद्रकांत, कोर्ट तुम्हें जाना है ना, तो जाओ। प्लीज, अब बीच में नहीं बोलेगी। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और आपकी वजह से मेरी ये शादी टूट रही है। चंद्रकांत, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए, ये करूंगी ना, मुझे आपके साथ रहना। प्लीज, आई एम सॉरी।
कभी कभी तो शक होता है कि ये मेरी ही बेटी है या नहीं। चंद्रकांत साहब, अब खाकी साहब को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो माफ कर दीजिए ना। हाँ चंद्रू, हमारे को भी लगता है उर्मिला को एक मौका तो देना चाहिए। माफ कर दो उसे प्लीज। चंद्रिका प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर तलाक मांगने का नाटक आपने किया है ना, वैसे एक नाटक हमने भी किया है। ये शादी ये असली ना है, ये तो बस हमने इसीलिए किया ताकि आप सबके सामने आकर सच बता दें। लेकिन अगर आप थोड़ी देरी से आती ना तो शायद ये शादी सच में भी हो सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो मैं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ का क्या हाल हुआ था देखा है तुमने? अगर मुझे कुछ हो गया होता कौन होता उसका जिम्मेदार? बताओ तुम कौन होता? तो अच्छा है कि सरू ने ये सब नाटक किया जिसकी वजह से तुम्हारा सच सामने आ गया, वरना पता नहीं तुम दोनों मिलकर क्या क्या ड्रामा करते हैं हमें परेशान करने के लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। चंद्रिका, चंद्रिका मेरी बात सुनिए प्लीज। फिर एक बार मेरा बना बनाया खेल चौपट कर दिया है तूने। कामिनी नाम की आग से खेल रही है सरो, बहुत बुरा चलेगी। उस आग से लड़ने के लिए एक अग्निबाण हमारे पास हमेशा तैयार रहेगा। सरूप, सरूप फिर एक बार तूने निस्वार्थ होकर हमारी मदद की, हमारे परिवार को बचा लिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिना जान पहचान के आपने हमारी मदद की। दादी साहब, ये हमारी मायरी है। अच्छा, अरे खुश रहो बेटा। कितनी अच्छी परवरिश दी है, कितने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। राम जी हमेशा आपको खुश रखे, सलामत रखे। मैं जरा चंद्रकांत को देख के आती हूँ। मायरी, थारे को माफ कर दे मायरी। थारे को बिना बताए मैंने थारे को इस नाटक में शामिल किया, लेकिन दादी सा का परिवार संकट में था। तूने देखा ना सब कुछ, उन्हें हमारी जरूरत थी। तुम्हारे से गुस्सा ना आया ना? हे वट देवता, सरू को उसके बाबा सा का सच ना पता, पर आज इस मंदिर में आपके आशीर्वाद से कुछ पल के लिए ही सही हमारा बिछड़ा परिवार साथ आ गया। चल मायरी, आज मैं थारे को मुंबई घुमाती हूँ। हाँ, पर कपड़े बदल लेते हैं। पूजा वाले कपड़े पहन के ऐसे घूम ना सकते हैं। लेकिन तू जिस आश्रम में ठहर रही है उससे पहले तो फुला का हॉस्टल आता है, हम वहीं पे चलते हैं, ठीक है? थैंक यू। ये वेद और सरू घड़ी लगे हुए, ये तुम्हारे बेटे और बहू है ना? माँ, कल जिस इंसान ने सरू पर हमला किया था मैंने उसे पकड़वा दिया। माँ, ऑल ओके? सब ठीक है? हाँ, ये सब बोलो। मैं वो कह रहा था माँ कि कल जिस इंसान ने सरू पर हमला किया था मैंने उसे पकड़वा दिया। व्हाट? जी। वेद, उस इंसान ने तुम पर हमला किया था, तुम फिर भी उसके पीछे गए? हाँ माँ, क्योंकि ये जरूरी था। क्योंकि अगर वो इंसान बाहर रहता तो सरू की जान को फिर भी खतरा हो सकता था माँ। आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ, आई हैड टू टेक केयर। प्लीज अपनी चाय एंजॉय कीजिए। वाइफ व्हाट? ये एक गलती है जिसे मुझे करेक्ट करना है, पर क्या करूं? अब तो सरू के लिए वेद की नाराजगी भी खत्म होती जा रही है। और थारे को पता है, कॉलेज में टॉप करने के बाद हमारे को इनाम भी मिला था। सच्ची लाडो? हाँ। माहिरी, हाँ, चूड़ियों की दुकान दिलवाएगी के? चल, थारे को बचपन से चूड़ियां घड़ी पसंद है। भाई साहब, ये वाली चूड़ियां दिखाओ। कौन सा रंग चाहिए थारे को? हरा? नीला। वैसे थारे को लाल रंग की चूड़ियां घड़ी पसंद है। ये नीली वाली दिखाओ। ला थारा हाथ। ये रंग थारे हाथ पे बड़ा चोखा लग गया ना? नाचरी दमयंती, ये हुआ कि उर्मिला कमजोर पड़ गई और बना बनाया खेल बिगाड़ दी उसने।
गाड़ी रोको। ये सरोजा यहाँ क्या कर रही है और उसके साथ ये लड़की? चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन ये जरूर उसकी बेटी होगी। क्या ये चंद्रकांत और अन्नपूर्णा से मिलने के लिए आई है? भाई साहब इसे पैक कर दो। ये भी। लेकिन ये तो मैं होने नहीं दूं। ड्राइवर, जितना एक्सीलरेटर दबा सकते हो दबाओ और सामने खड़ी ये दो औरतों को ना उड़ा दो। लेकिन मैम, जैसे कहा वैसा करो। चलाओ गाड़ी। मायरी चूरन। थाने को याद है बचपन में मैं यही खट्टा वाला चूरन खा खा के अपनी जीभ लाल कर देती थी। अभी भी बचपना ना गया थारा। क्यों? पल्ला ठीक से ना रखती है। मायरी तो ठीक है ना? तो ठीक है ना? वैसे गाड़ी कौन चला गई? गाड़ी रोको। यही तो थी, अचानक कहाँ चली गई माँ बेटी? कामिनी कसम, छोड़ूंगी नहीं। ड्राइवर चलो। हे रामनाथ जी बाबा, आज हमारी लाड़ो की रक्षा करने के लिए आपका लाख लाख शुक्र है। मायरी क्या हुआ? तू इतना डर क्यों रही है? तू चिंता ना कर, ठीक है? मैं अगली बार चलते वक्त ध्यान दूंगी बस। लाड़ो तुम्हारा सब कुछ है। हमारे जीने की वजह हमारा परिवार। हमारे को देख के हमारी सांसें चलती है। अगर हमारे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मायरी, इससे बोलना भी मत। हमारे को क्या होगा? तो दिन रात प्रार्थना कर करके रामनाथ जी बाबा का सर खावे, हमारे को इतने आशीर्वाद देवे। मजाल है कि कोई हमारे को कुछ परेशान करे, हमारा कुछ बिगाड़े। ठीक है लाड़ो, एक काम कर, हमारे को आश्रम छोड़ दे और तू घर चली जा। यहाँ वेद साहब हमारी राह देख रहे होंगे। मायरी तू भी तो चलना घर, चल हमारे साथ। वेद साहब बहुत खुश हो जाएंगे तारे को देखकर। चल ना लाड़ो, बेटी के ससुराल ना जाती है माँ। तो एक काम करना, वेद साहब को लेकर खरेस आ जाना हमारे को मिलने। तब तक ख्याल रख लो। कामिनी सरू का चेहरा ना देख पाई, लेकिन वो चुप ना बैठेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कामिनी को पता ना चलने दूंगी कि सरू हमारी बेटी है। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hello everyone, I hope you guys are doing well. It's me Chetan Magar and welcome to my channel. Okay, let's start. Government borrowing for
ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful moral story of characters Rishi, Lakshmi, Rajbir and Purvi. It goes like this. ऋषि की तपस्या। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। वो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी पूजा करते थे और उनकी सलाह लेते थे। ऋषि वशिष्ठ ने संसार के भले के लिए कई तपस्याएं की थी और उनके पास दिव्य ज्ञान भी थी। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने सोचा कि अब उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली देवी की आराधना करनी चाहिए जो उनके ज्ञान को और बढ़ा सके। उन्होंने लक्ष्मी देवी की उपासना करने का निश्चय किया। लक्ष्मी देवी धन, समृद्धि और खुशियां की देवी मानी जाती थी। ऋषि वशिष्ठ ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने दिन रात ध्यान लगाया, केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया। उनकी तपस्या ने देवताओं को आकर्षित किया। अंततः लक्ष्मी देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे। और उसके बाद वो बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उनके जीवन में अच्छा बदलाव आना शुरू हुआ, परिवर्तन आना शुरू हुआ। हे ऋषि, तुमने मेरी आराधना की है, मैं तुम्हारी तपस्या ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूँ, लक्ष्मी देवी ने कहा। हे देवी माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ज्ञान के माध्यम से सभी लोगों की मदद कर सकूँ और उन्होंने समृद्धि का मार्ग दिखा सकूँ। ऋषि ने उत्तर दिया। लक्ष्मी देवी ने ऋषि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा ज्ञान अब और भी अधिक प्रभावी होगा। तुम जहाँ भी जाओगे समृद्धि और खुशियों फैलाओगे। भाग 2, राजबीर और पूर्वी की प्रेम कहानी। इस बीच गांव में राजबीर नामक एक युवक था जो अपनी साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। राजबीर एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। राजबीर की बचपन की दोस्त पूर्वी, जो गांव के एक अमीर व्यापारी की बेटी थी, उसकी चहेती थी। पूर्वी की सुंदरता और सरलता ने राजबीर का दिल जीत लिया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वो अक्सर गांव की बागों में एक साथ खेलती और अपने सपना देखते थे। एक दिन पूर्वी ने राजबीर से कहा, मैं तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम अपने सपनों को साकार करेंगे। राजबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे प्यार और मेहनत से हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। भाग 3, लक्ष्मी की कृपा। ऋषि वशिष्ठ की तपस्या के फलस्वरूप गांव में समृद्धि का संचार हुआ। लोग खुशहाल रहने लगे और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव में हर कोई ऋषि की सराहना करता था। उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को कृषि, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सुधार करने में मदद की। राजबीर और पूर्वी ने भी इस समृद्धि का लाभ उठाया। राजबीर ने पूर्वी के पिता से बातचीत की और कहा, मैं आपकी बेटी के लिए एक योग्य पति बनने के लिए मेहनत करूंगा। मैं अपने प्रयासों से एक अच्छा किसान बनूंगा। पूर्वी के पिता ने राजबीर की मेहनत और दृढ़ संकल्प को सराहा, लेकिन उन्हें राजबीर की गरीबी के कारण थोड़ा चिंता थी। उन्होंने राजबीर से कहा,
मेरे पास धन और संसाधन है, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम मेरी बेटी को खुश रख सको। राजवीर ने कहा, मैं धन की कमी से नहीं डरता, मैं अपने प्रेम और मेहनत से पूर्वी को खुश रखूंगा। भाग 4, कठिनाइयों का सामना। गांव की सुख समृद्धि का माहौल था, लेकिन अचानक एक संकट आया। गांव में सूखा पड़ा, जिससे फसलें बर्बाद हो गई। लोग चिंतित और परेशान हो गए। राजवीर ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए गांव वालों को एकजुट किया और कहा, हमें एक साथ मिलकर इस कठिनाइयों का सामना करना होगा। हमें नई फसलें बोनी होगी और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। राजवीर की प्रेरणा से गांव वाले एकत्रित हुए। उन्होंने एक साथ मेहनत की और कुछ समय बाद सूखे का प्रभाव कम होने लगा। फसलें फिर से लहलाने लगी। पूर्वी ने भी राजवीर का साथ दिया और उसके सभी प्रयासों में सहयोग किया। भाग 5, लक्ष्मी का आशीर्वाद। लक्ष्मी देवी ने जब देखा कि राजवीर और पूर्वी की मेहनत रंग लाई है, तो उन्होंने उनके प्रेम और प्रयासों को आशीर्वाद दिया। एक दिन देवी ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, इन दोनों के प्रेम और समर्पण ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी में धन और समृद्धि का वरदान दिया जाए। ऋषि ने देवी की बात को स्वीकार किया और गांव वाले के सामने इस बात की घोषणा की। गांव में उत्सव का माहौल बन गया। सभी ने राजवीर और पूर्वी की शादी की तैयारियां की। भाग 6, विवाह का उत्सव। विवाह का दिन आ गया। गांव में रंग बिरंगे झुंडे लगे थे और हर जगह खुशियां फैली थी। राजवीर और पूर्वी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ वचन लिया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने गांव की भलाई के लिए कार्य करेंगे। और विवाह संपन्न हो गया और लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद लेकर राजवीर और पूर्वी ने एक नया जीवन शुरू किया। उनके प्रेम ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। गांव वाले उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखकर प्रेरित हो गए। भाग 7, ज्ञान और समृद्धि का फैलाव। समय के साथ राजवीर और पूर्वी ने गांव में कई विकास कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई। ऋषि वशिष्ठ ने उनके प्रयासों की सराहना की और उन्हें सलाह दी कि वो और भी अधिक लोगों की मदद करेंगे। लक्ष्मी देवी ने हमेशा उनकी सहायता की। उन्होंने गांव के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी नहीं होने दी। राजवीर और पूर्वी के नाम से गांव में कई कार्य किए गए और उनकी कथा लोगों के बीच प्रेरणा बन गई। भाग 8, अंत में। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ, लक्ष्मी देवी, राजवीर और पूर्वी की कथा न केवल प्रेम और समर्पण की थी, बल्कि ये भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए एकजुटता और सहयोग आवश्यक होता है। जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। गांव ने एक नया रूप लिया और धीरे धीरे उनके कार्यों का लोग सराहना करने लगे। उन लोगों के लाइफ में धीरे धीरे अच्छा बदलाव आने लगा और वो गांव के लिए, सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो गांव को और आत्मनिर्भर और गरीबी से दूर करने के लिए वो लोग मेहनत करेंगे। और धीरे धीरे उन लोगों का सपना पूरा हो रहा था।
गांव वालों ने भी उन लोगों के काम का सराहना किया और उनसे बहुत कुछ गांव वालों ने सीख लिया। गांव वाले बहुत खुश थे और वो लोग उन लोगों की इज्जत करते थे और इस तरह का कार्य से प्रभावित होकर उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत ऐसा आदमी भी गांव में निकले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और मेहनत से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। प्रेम, विश्वास और मेहनत ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम अपने जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। राजवीर और पूर्वी का नया अध्याय। राजवीर और पूर्वी की शादी के बाद गांव में खुशियों का माहौल और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने का निश्चय किया। उनकी सोच थी कि अगर गांव प्रॉस्पर करेगा तो उनकी जिंदगी भी खुशहाल होगी। भाग 2, शिक्षा का महत्व। राजवीर ने देखा कि गांव के बच्चों में शिक्षा की कमी थी। उन्होंने तय किया कि वो गांव में एक स्कूल खोलेंगे ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। पूर्वी ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने गांव के लोगों की बात की और सबको इस योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने राजवीर और पूर्वी का समर्थन किया। सबने मिलकर स्कूल के लिए एक जगह तय की और वहां काम शुरू कर दिया था। कई महीनों की मेहनत के बाद स्कूल खुल गया। बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने लगे। शिक्षा के महत्व को समझते हुए राजवीर ने बच्चों को न केवल पढ़ाई में बल्कि नैतिक मूल्यों के बारे में भी सिखाना शुरू किया। स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद राजवीर और पूर्वी ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का कार्य शुरू किया। गांव में एक छोटी सी स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी। उन्होंने आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की और एक अच्छे डॉक्टर को गांव में लाने का प्रयास किया। गांव वालों ने अच्छे कार्य का सराहना किया और उनके जैसे बनने के लिए सब लोग को प्रेरित भी किया। और धीरे धीरे उनके जैसे बनने के लिए लोग तरसने लगे और धीरे धीरे गांव में परिवर्तन का माहौल सृजना हो रहा था और उन लोग के जैसे बनने के लिए गांव वाले मेहनत कर रहे थे और बहुत लोग उनसे प्रभावित भी हो चुके थे। राजवीर ने देखा कि गांव के किसान अपनी फसलों को बेहतर तरीकों से उगाने के लिए नई तकनीकों से अनजान थे। उन्होंने गांव के किसानों को नई कृषि तकनीकी के बारे में सिखाने का निश्चय किया। राजवीर ने विशेषज्ञों को बुलाया और किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित किया। किसानों ने नई तकनीकों का अपनाया और उनकी फसलें पहले से बेहतर हुई। राजवीर ने खुद भी अपने खेतों में नई विधियों का प्रयोग किया। इससे गांव में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और लोग आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। लक्ष्मी का आशीर्वाद। लक्ष्मी देवी ने देखा कि राजवीर और पूर्वी की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने
ऋषि वशिष्ठ से कहा, इन दोनों की सेवा और समर्पण ने इस गांव को नया जीवन दिया है। मैं चाहती हूँ कि इनके प्रयासों को और भी सफल बनाऊँ। एक रात देवी ने राजवीर और पूर्वी को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे मेहनत और निस्वार्थता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे गांव में समृद्ध और खुशहाली का संचार होगा। धीरे धीरे उन लोगों से प्रभावित होकर गांव वालों ने भी ऐसा काम करना शुरू किया और वो लोग गांव के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे। और इस तरह अच्छा काम आप लोग करेंगे तो आप लोग को बहुत सारा इज्जत भी मिलता है। तो भाग 15 अनंत प्रेम। राजवीर और पूर्वी के प्रेम ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने हर अवसर पर एक दूसरे का साथ दिया। गांव के लोग भी उनके प्रेम और समर्पण से प्रेरित हुए। राजवीर और पूर्वी ने अपने जीवन में हमेशा एक दूसरे का सहारा बना रहने का वचन दिया। उनकी प्रेम कहानी ने गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। गांव के बच्चे अब बड़े हुए तो उन्होंने भी अपने जीवन में राजवीर और पूर्वी के सिद्धांतों को अपनाया। भाग 16 जीवन का समापन। समय के साथ राजवीर और पूर्वी ने अपनी जिंदगी में कई सफलताएं देखी। उन्होंने न केवल अपने गांव को बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी एक नई दिशा दी। जब भी कोई कठिनाई आती, राजवीर और पूर्वी ने मिलकर उसका सामना किया। गांव में हर कोई जानता था कि अगर राजवीर और पूर्वी है तो हर समस्या का हल है। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। उनके जीवन ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और सहयोग से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उपसंहार। आखिरकार राजवीर और पूर्वी ने जीवन के अंत में अपने गांव को एक समृद्ध, खुशहाल और शिक्षित स्थान बना दिया। उनकी मेहनत, प्रेम और तपस्या ने गांव की हर व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया। गांव ने लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी लोग मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ, लक्ष्मी देवी, राजवीर और पूर्वी की कहानी एक अनंत प्रेरणा बन गई। ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम, मेहनत और एकजुटता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक कहानी प्रेम, साहस और सेवा की प्रेरक दास्तान है। अगर आप और कुछ नई चुनौतियाँ। राजवीर और पूर्वी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसी भी समाज में चुनौतियाँ आती रहती। एक दिन गांव के पास एक बड़ा उद्योग लगाने की योजना बनी। उद्योग की स्थापना से रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन साथ ही यह गांव के पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता था। गांव के कई लोग उद्योग के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने गीत न बजाउनु न उन्होंने चिंता थी कि इससे उनकी खेती में गीत न बजाउनु न। गांव वाले को आमंत्रित किया और उद्योग के संभावित लाभ और हानियों पर चर्चा किया। बैठक में गांव के बुजुर्गों, किसानों और युवाओं ने अपनी राय रखी। कुछ लोग उद्योग को एक सुनहरा अवसर मानते थे, जबकि कुछ ने पर्यावरण की चिंता जताई। राजवीर ने कहा, हमें एक ऐसा संसाधन कलेक्ट चला को गीत आइरहेको छ।
संसाधन की खोजी। राजवीर और पूर्वी ने उद्योग के मालिकों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वो उद्योग को स्थापित करने से पहले गांव की आवश्यकताओं को ध्यान रखें। उद्योग के मालिक ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, हम चाहते हैं कि गांव के लोग हमारे साथ सहयोग करें। हम उद्योग के आसपास हरियाली और फसल के संरक्षण के लिए काम करेंगे। इस बातचीत के बाद राजवीर ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वाले से कहा, अगर हम उद्योग का सहयोग प्राप्त कर सके तो हम सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे सभी को लाभ हो। भाग्य 21 सकारात्मक बदलाव। गांव वालों ने राजवीर और पूर्वी के नेतृत्व में सहमति दी। उन्होंने उद्योग के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। इससे न केवल गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ बल्कि उद्योग भी पर्यावरण का ध्यान रखने लगे। अगली पीढ़ी। राजवीर और पूर्वी के बच्चों भी अब बड़े हो रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा के महत्व को समझा और अपने गांव को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। राजवीर ने अपने बच्चों को बताया, हमारे गांव में जो कुछ भी हुआ है वो मेहनत, प्रेम और एकता के कारण ही हुआ है। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। भाग 24 ज्ञान का प्रचार। राजवीर और पूर्वी ने अब गांव में शिक्षा के क्षेत्र में भी नई योजनाएं बनाई। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जिसमें विज्ञान, गणित और स्थानीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाने लगा। गांव के युवा अब शिक्षित हो रहे थे और अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में नए विचार लाना शुरू किया। भाग 25 जीवन का महत्व। राजवीर और पूर्वी ने अपने जीवन में जो भी किया उसमें हमेशा एक बात महत्वपूर्ण रही, सेवा। उन्होंने हमेशा दूसरे की मदद की और गांव के विकास के लिए कार्य किया। लोग उनकी प्रशंसा करते थे। राजवीर और पूर्वी की कथा गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। वो सिखाते थे कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा साहस और निस्वार्थता का परिचय देना चाहिए। अंतिम दर्शन। राजवीर और पूर्वी ने अपने जीवन में जो भी किया उसमें उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जब उनकी उम्र बढ़ती गई तो उन्होंने एक दूसरे को साथ बैठकर अपने जीवन के अनुभव साझा किए। एक दिन राजवीर ने पूर्वी से कहा, हमने साथ में एक सुंदर जीवन जिया है। हमारे प्रेम और मेहनत ने इस गांव को नया रूप दिया है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। पूर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्रेम और हमारी मेहनत ही हमारे गांव को पहचान है। हमें इस पर गर्व है। भाग 28 विरासत। राजवीर और पूर्वी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग हमेशा उनके अनुभव और प्रेम को याद करते थे। उनके बच्चों ने भी
अपने माता पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाया और गांव के विकास में योगदान दिया। सो इस तरह राजवीर और पूर्वी की जीवन यात्रा ये सिखाती है कि प्रेम, निस्वार्थता और सामूहिकता से हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने समाज को भी समृद्ध बना सकते हैं। एक कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सो इस तरह रोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।